हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर्स द लिविंग वर्ल्ड को, जिसमें कि स्टूडेंट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है एंड होप स्टूडेंट्स आपने उन सारे वीडियोस को जरूर देखा होगा, जरूर नोट्स बनाए होंगे एंड स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स को रिवाइज भी कर लिया होगा। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से कि निट में क्वेश्चंस हर साल आते हैं एंड स्टूडेंट ये टॉपिक क्या होने वाला है, तो टॉपिक इज गोइंग टू बी द नोमेनक्लेचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए बिल्कुल पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी ऑसम वंडरफुल वेरी वेरी मस्त वाला सेशन। ठीक है सर, चलिए लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला चीज जो कि हमें यहां पे देखना है कि जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके नोमेनक्लेचर के क्या क्या सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स जस्ट पे अटेंशन, द वन ऑफ द सिस्टम्स दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द लोकल नेम्स या फिर समथिंग कॉल्ड एज द कॉमन नेम्स। ओके, तो लोकल नेम या फिर कॉमन नेम, तो दिस इज वन ऑफ द वे टू नेम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट इसके साथ साथ वी हैव ऑल्सो डेराइव्ड अ मेथड एंड दैट इज कॉल्ड एज द साइंटिफिक मेथड, दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक नेम। नाउ जब हमारे पास लोकल नेम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग द साइंटिफिक नेम, what are the advantages or what are the disadvantages of the local name। तो these are the main concern जहां से कि हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि जो लोकल नेम्स होता है स्टूडेंट्स, ये लोकल लैंग्वेज में गिवन बाय द लोकल पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया। तो स्टूडेंट्स इनको हम लोग वर्नेकुलर नेम भी बोलते हैं। याद रखिए, दे आर इन अ पार्टिकुलर लैंग्वेज एंड अ रीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर गिवन बाय द लोकल पर्सन। तो सर इससे एडवांटेज क्या है? इससे एडवांटेज ये होता है कि जो लोकल पीपल जिस एरिया में रहते हैं वहां के लैंग्वेज को वो ज्यादा अच्छा समझते हैं और उनको उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना, उन्हें याद करना बहुत आसान होता है। तो स्टूडेंट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? तो इसका एडवांटेज होता है कि जो ये नाम होते हैं स्टूडेंट, दे कैन बी इजीली मेमोराइज्ड बाय द रेसिडेंट, दे कैन बी इजीली प्रोनाउंस्ड बाय द लोकल पीपल ऑफ दैट एरिया। लेकिन क्या हम लोग इतना बड़ा साइंस क्या केवल एक लोकल एरिया के लिए चला रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आई वॉन्ट समथिंग दैट शुड बी यूज्ड वर्ल्ड वाइड। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। हो सकता है स्टूडेंट कि जो आपका लोकल लैंग्वेज है वो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन है एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो उसके लिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो स्टूडेंट द डिसएडवांटेज इज गोइंग टू बी दैट दिस डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड लैंग्वेज टू लैंग्वेज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये नाम हर रीजन में अलग होता है, हर लैंग्वेज में अलग होता है। ऑलरेडी वी हैव गॉट सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन मिलियंस, और अगर उनके इतने सारे नाम हो जाए तो फिर उन्हें हम लोग याद कैसे रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत बार ऐसा होता है कि दे मे हैव डिफरेंट मीनिंग इन द डिफरेंट एरियाज। वर्ड विल रिमेन द सेम बट उसी वर्ड का मतलब किसी और लैंग्वेज में कुछ और होता है। तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड एंड दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस and that's why what we require student is the scientific names। तो स्टूडेंट्स ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं इनको मान लीजिए आपको लेकर आना है, बट देखिए कुछ कॉमन से एग्जांपल्स आप यहां पे थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हो स्टूडेंट कि कॉमन लैंग्वेज में ये जो क्रिएचर आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट द सिल्वर फिश। इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर फिश। तो नाम देखकर ये क्या लगता है कि ये फिश में सिल्वर का बना हुआ होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड नाइदर दिस इज अ फिश। ये तुम्हारा क्या बिलोंग करता है? तो दिस बिलोंग्स टू द आर्थ्रोपोडा ग्रुप। ये एक इंसेक्ट है, ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप से बिलोंग करता है। If you see student this one is called as the cuttlefish। इसको बोलते हैं the cuttlefish। Again student
नाम से लगता है कि ये एक फिश होना चाहिए, बट दिस इज अगेन अ मॉलिस्का। दिस इज व्हाट, दिस इज अ मॉलिस्का। एट द सेम टाइम दिस वन, ये आप लोग सारे लोग जानते होंगे, दिस इज कॉल्ड एज द स्टारफिश। दिस इज कॉल्ड एज द स्टारफिश। अगेन नाम में स्टार लगा हुआ है, मे बी अ फिश दैट इज फाउंड ऑन द स्टार्स. It is a fish, but actually neither it is a fish nor related to the star. Student, this is a echinodermata. This is a echinodermata. And at the same time, student, if you see this one, this is called as what? This is called as the jellyfish. इसको क्या बोलते हैं? This is called as the jellyfish. अब सर ये जो जेली फिश है, क्या सही में इसमें जेली लगा हुआ है या फिर ये फिश है? अगेन नहीं सर, ये एक सिलेंट्राटा है। दिस इज अ सिलेंट्राटा। तो स्टूडेंट्स व्हाट वी सी कि जितने भी ये लोकल नेम्स हैं, जेली फिश, कटल फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, सारे के सारे आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कॉमन नेम्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर मिसलीडिंग। जो ये कॉमन नेम्स होते हैं ये कैसे होते हैं? तो ये मिसलीडिंग होते हैं। द सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी सीन इन व्हाट्स इन द प्लांट्स ऑल्सो। जैसे कि कुछ बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। वन ऑफ द फ्लावर जो कि आपको यहां पर बोर्ड में दिख रहा है, दिस इज द यूफोर्बिया मिली। ये है यूफोर्बिया मिली का फ्लावर, बट लोकल लैंग्वेज में इसे हम लोग बोलते हैं द क्राउन ऑफ द थॉर्न्स। दिस इज कॉल्ड एज द क्राउन ऑफ द थॉर्न्स। अब बताइए, द क्राउन ऑफ द थॉर्न्स आपको कौन सी फीलिंग देता है? एट द सेम टाइम यू विल बी सरप्राइज स्टूडेंट्स, इसका दूसरा नाम है किस मी क्विक। किस मी क्विक। ओके सर, अब आप बताइए कितना ज्यादा मिसलीडिंग लोकल नेम है इसका, द क्राउन ऑफ द थॉर्न्स और किस मी क्विक। एट द सेम टाइम स्टूडेंट इस फ्लावर को देखिए, दिस इज द नाइजेला डेमेसेना। दिस इज द नाइजेला डेमेसेमा, और स्टूडेंट्स इसका लोकल लैंग्वेज में नाम होता है द लव इन द मिस्ट। इसका लोकल लैंग्वेज में नाम होता है द लव इन द मिस्ट। अब बताइए ये लव इन द मिस्ट और इस फ्लावर में क्या रिलेशन है? मतलब ये पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट है, पूरी तरह से मिसलीडिंग नाम है। तो इतना सारा प्रॉब्लम होता है किसके साथ? हमारे लोकल लैंग्वेजेस के साथ, हमारे लोकल नेम के साथ। इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऐसा नाम चुने जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या रहे, सेम रहे, और उसका जो मीनिंग रहे वो किसी भी तरह से मिसलीडिंग ना हो, इनसिग्निफिकेंट ना हो। तो गर्ल्स एंड बॉयज, लेट्स पे अटेंशन दैट नोमेनक्लेचर प्रोवाइड्स साइंटिफिक नेम टू द आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स। तो स्टेप्स में स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन वाज वन ऑफ द स्टेप एंड द नोमेनक्लेचर वाज वन ऑफ द स्टेप। तो जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसे नाम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कैसा नाम उसको देना है? तो स्टूडेंट देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब उसको एक स्टैंडर्ड नाम देना है, स्टैंडर्ड नाम देना है, सो दैट द पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। थ्रू आउट द वर्ल्ड उसका नाम कैसा हो? तो थ्रू आउट द वर्ल्ड उसका नाम बिल्कुल और बिल्कुल सेम रहे। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू गो थ्रू। ओके सर, तो स्टूडेंट्स इसी कारण से हमें जरूरत पड़ती है किसकी? द साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर में सबसे पहले एक सिस्टम आया और इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं द पोलिनोमियल सिस्टम। पोलिनोमियल मतलब आपके नाम में बहुत सारे पार्ट्स होने वाले हैं। पोलिनोमियल आप देख रहे हो, यहां पर एक पार्ट ये है, यहां पर एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो स्टूडेंट्स जो पोलिनोमियल होता है ये बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नेम होता है और नाम में ही हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं।
पॉलिनोमियल में एक ही नाम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि पूरी तरह से उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल्स इज द कैरियोफाइलम। तो कैरियोफाइलम का जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर है वो क्या है? कैरियोफाइलम सैक्सेटेलिस फॉलिस ग्रामिनियस अम्बेलिटिस कोरम्बिस। आपको ये नाम याद नहीं रखना है, दे विल नेवर आस्क यू, बट आपको ये समझना है कि ये नाम आखिर क्या बोलना चाहता है। तो दिस इज गोइंग टू टेल यू व्हाट द कैरियोफाइलम ग्रोइंग ऑन द रॉक्स। द कैरियोफाइलम का मतलब होता है ग्रोइंग ऑन द रॉक्स, हैविंग ग्रास लाइक लीव्स विथ अम्बेलेट कोरिम्बोस इनफ्लोरेसेंस। मतलब सबसे पहला चीज जो कैरियोफाइलम है, ये वर्ड आपको बताता है कि भाई ये कहां ग्रो कर रहा है, तो ये रॉक्स पे ग्रो कर रहा है। देन फॉलिस ग्रामिनियस, इसका मतलब होता है जो इसके लीव्स हैं वो कैसे हैं, वो ग्रास के जैसे हैं। एंड देन यू हैव गॉट द अम्बेलेट कोरिम्बोस इनफ्लोरेसेंस, इसका मतलब होता है कि इसका जो फ्लावर है उसका शेप कैसा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखना चाहें तो वो यही कैरियोफाइलम का फ्लावर है जिसको कि एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अब आप सोचिए कि अगर इसको याद रखने के लिए हम लोगों को इतना मेहनत करना है कि इसके जो लीव्स हैं वो ग्रास के जैसे हैं, इसका जो फ्लावर है अम्बेलेट कोरिम्बोस इनफ्लोरेसेंस शो कर रहा है, और ये कहां पर ग्रो कर रहा है, तो इट इज ग्रोइंग ऑन द रॉक्स। तो ऑब्वियसली दिस नेम इज वेरी वेरी एंड वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज। इस कारण से पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया और इसे क्या किया गया, इसे डिस्कार्ड कर दिया गया। होप एवरीबॉडी गॉट दिस। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं अबाउट द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये क्या चीज के ऊपर बेस्ड है? तो सबसे पहला स्टूडेंट, दिस सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ये मैंने पहले भी सिखाया था आपको इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द कैरोलस लीनियस। यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो याद रखिए इन्होंने ही प्रपोज किया था बाइनोमियल, मतलब हर साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड्स होंगे, और इन्होंने भी अपने नाम को 3 वर्ड से चेंज करके 2 वर्ड में चेंज कर दिया था। होप एवरीबॉडी रिमेंबर, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो ये चीज याद रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में सबसे पहले अपने 2 बुक्स में बताया। पहला बुक और दूसरा दोनों मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया हुआ है कि प्लांट्स के बारे में। ही गेव द साइंटिफिक नेम टू द प्लांट्स इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम, और ये बुक इन्होंने कब लिखा था, 1753। और यहां से 5 साल के बाद स्टूडेंट ही रोट अदर बुक सिस्टमा नेचुरे, जिसमें कि इन्होंने साइंटिफिक नेम दिया किसका, एनिमल्स का, और ये बुक आया था कब, इन द 1758। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, स्पीसीज प्लांटेरम एंड द सिस्टमा नेचुरे। एक है प्लांट के नेम्स और एक है तुम्हारे एनिमल्स के नेम। स्टूडेंट जब इनका सिस्टम आ गया तो इससे पहले जितने भी नाम दिए गए थे उन सारे नामों को डिस्कार्ड कर दिया गया, और साइंटिफिकली हम लोगों ने किसे एक्सेप्ट किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दैट वाज गिवन बाय द कैरोलस लीनियस। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या क्या रूल्स वैलिड हैं, किन किन पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला चीज स्टूडेंट्स देखिए कि जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इनमें अगर हम लोगों को किसी भी प्लांट को नाम देना है तो उसके लिए एक सिस्टम है, और वो सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। बहुत बार एग्जाम में आपको फुल फॉर्म लिखने आएगा, ICBN का फुल फॉर्म बताइए, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसी प्रकार से एनिमल्स के लिए यू हैव गॉट इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर दैट इज ICZN। तो ICBN एंड ICZN बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत कॉमन है,
बट कभी कभी एग्जाम में इससे ज्यादा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि दे कैन गिव यू समटाइम्स ICBACN। तो देखिए ICBN हम लोगों ने पढ़ा था अभी अभी जस्ट, आप देखिए ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। बट आपको याद रखना है कि अगर बीच में बैक रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, तो इंटरनेशनल कोड फॉर द बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसी प्रकार से वायरसेस को नाम देने के लिए वी हैव गॉट ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। और इसी प्रकार से जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं उनको नाम देने के लिए यू हैव गॉट द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट ICNCP। तो ये सारे के सारे फुल फॉर्म्स को आपको बहुत ही अच्छे से क्या करना है, याद करके रखना है। स्टूडेंट्स होप आप लोग पूरा का पूरा नोट्स बहुत अच्छे से बना रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पे इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी कि आखिर ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर आपको मैंगो दिखाया गया है, दिस इज द लोकल नेम, नॉर्मल नेम मैंगो, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, मैंजीफेरा इंडिका। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि यहां पर इसके नाम में कितने पार्ट्स हैं, तो इसके नाम में स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू गेट द 2 पार्ट्स। और इसको मैंने कैसे लिखा है, तो दिस इज हैंड रिटन एट प्रेजेंट। या देखिए द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू इंडिकेट व्हाट द जीनस, इसको हम लोग जीनस बोलते हैं। और जो सेकेंड पार्ट है दैट इज द इंडिका, इसको हम लोग स्पीसीज बोलते हैं। बट बहुत बार एग्जाम में रहेगा स्पेसिफिक एपिथेट, तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्पेसिफिक एपिथेट इज व्हाट, दिस इज जस्ट द स्पीसीज। तो 2 पार्ट होते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें स्टूडेंट जो पहला पार्ट है दैट इज द जीनस एंड दूसरा पार्ट है स्पेसिफिक एपिथेट। अगर आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो पहला नाम है जीनस, उसको मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, वेयर एज स्टूडेंट जो दूसरा नाम है उसे मैंने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है। और अगर आप और यहां पे ध्यान दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो दोनों ही नाम को मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है, अलग अलग अंडरलाइन किया हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको इसके नाम को हैंड रिटन लिखना है तो जीनस कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा और स्टूडेंट स्पीसीज स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा। और दोनों ही नाम को आपको क्या करना होगा, हमेशा और हमेशा अंडरलाइन करना पड़ेगा। बट क्या एक सिंगल लाइन से? नो सर, दे आर अंडरलाइन सेपरेटली। तो स्टूडेंट्स इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। फिर से आप यहां पे देखिए, यहां पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि एक ह्यूमन का नाम दिया हुआ होमो सेपियंस लिन एंड मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो आप बोलोगे सर अभी तो आप बात कर रहे थे कि 2 वर्ड्स होने चाहिए, ये तीसरा वर्ड कहां से आ गया? तो स्टूडेंट जो ये तीसरा वर्ड होता है दैट इज द लीन। ओके सर, याद देखिए दिस इज नॉट ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये ट्राइनोमियल नहीं है। तीसरा वर्ड भी बाइनोमियल में ही लगाते हैं, बट लीन इज लीनियस, मतलब ये उस साइंटिस्ट का नाम होता है जिसने कि ये नाम दिया है। बट क्या इसे हमने फुल फॉर्म में लिखा है? नहीं सर। तो याद रखिएगा जो तीसरा होता है दैट इज गोइंग टू बी द ऑथर्स नेम, दैट इज द लीनियस को हमने एब्रिविएट फॉर्म में लिखा है। इन द सिमिलर फैशन यू सी हेयर द लीन अगेन हेयर। तो अगेन दिस हैज बीन रिटन इन द एब्रिविएटेड फॉर्म, लेकिन दिस इज अगेन स्टार्टिंग विथ अ कैपिटल लेटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने ये देख लिया कि जो नाम है वो कैसे, जैसे कि होमो इज गोइंग टू बी द जीनस हियर फॉर द ह्यूमंस, sapiens is going to be the species epithet, that is the specific epithet. Mangifera will be the genus, Indica will be the species or the specific epithet. But at the same time आपको author का नाम भी लिखना है at the last in the abbreviated form. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे के सारे पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स
जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए सारे पॉइंट्स को मैंने समराइज कर दिया है आपके लिए। द बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन अ लैटिन वर्ड एंड रिटन इन द इटैलिक्स। याद देखिए स्टूडेंट्स, इनको हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं, बट इटैलिक्स में तो मैं नहीं लिख सकता सर, तो याद देखिए एक्चुअली दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, एक्चुअली दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। नाउ क्यों सर, why not the names are being given in Hindi or the English, why they are using the words from the Latin? Because students याद देखिए जो ये लैटिन लैंग्वेज है, दिस इज अ डेड लैंग्वेज। याद देखिए ये एक डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज से क्या एडवांटेज होता है? डेड लैंग्वेज का मतलब है एक ऐसा लैंग्वेज जो कि आज यूज में नहीं है। तो सिंस ये लैंग्वेज अब यूज नहीं होता है स्टूडेंट, तो इस कारण से ये मॉडिफाई भी होने वाला नहीं है, तो जो नाम है वो फ्यूचर में चेंज भी नहीं होंगे। तो दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी यूज देम इन द लैटिन लैंग्वेज। और स्टूडेंट इनको जब भी लिखना है, जब भी इन्हें प्रिंट करना है किताबों में, तो आप देखेंगे कि ये इटैलिक्स में लिखे रहेंगे। लेकिन ऑब्वियस है जब हैंड रिटन होगा तब तो आप इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, तो उसके अलग रूल्स हैं, वो अभी मैंने आपको बताया था, उसको भी देख लेते हैं। हमेशा देखिए द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स व्हाट? द जीनस। अभी मैंने बताया द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। जो सेकेंड लैंग्वेज होगा वो हमेशा ही स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। याद देखिएगा स्टूडेंट्स, बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब आप उसको हैंड रिटन लिखते हैं तो दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड। ओके, याद देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप उन्हें प्रिंट करते हैं तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। उससे फायदा क्या होता है कि हमें पता चलता है कि देयर ओरिजिन इज द लैटिन ओरिजिन। सो जब भी हैंड रिटन करना है तो आपको हमेशा और हमेशा अंडरलाइन करना है सेपरेटली, और जब प्रिंट तो आप करोगे नहीं, आपके बुक में प्रिंटेड रहेगा, तो दे आर प्रिंटेड हियर इन द इटैलिक्स। ओके, होप एवरीबॉडी गॉट दिस। चलिए नाउ स्टूडेंट्स लेट्स पे अटेंशन। The first word denoting the genus always starts with a capital letter. जो पहला वर्ड है, सब मैंने आपको दिखा दिया है ऑलरेडी, जो पहला वर्ड है वो हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर। याद देखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट में द नेम ऑफ द ऑथर, द नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet। मतलब स्पीसीज के बाद, बायोलॉजिकल नेम के बाद आपको क्या लिखना है? आपको द नेम ऑफ द ऑथर और द पर्सन और द साइंटिस्ट हु गेव द नेम। और इसको कैसे लिखेंगे? क्या पूरा का पूरा नाम लिख देंगे? नहीं सर, दिस इज गोइंग टू बी रिटन इन द एब्रीविएटेड फॉर्म। इसको हमेशा और हमेशा एब्रीविएटेड फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, ओके, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको कि फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही ये जीनस हो या स्पीसीज हो। इसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं वो भी फिक्स है, तो कम से कम याद रखिए स्टूडेंट 3 लेटर तो होना ही चाहिए। 3 लेटर से कम नहीं हो सकता है जीनस का नाम या स्पीसीज का नाम। एट द सेम टाइम 12 लेटर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी मोर देन 12 लेटर्स। मतलब 3 to 12 ये रेंज कर सकते हैं, ना 3 से कम होना चाहिए ना 12, दोनों मिलाकर नहीं, अलग अलग। याद देखिए जीनस 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 2 लेटर्स का नहीं हो सकता है। जीनस 11 का हो सकता है, 12 का हो सकता है, 13 का नहीं हो सकता है। 12 इज द मैक्सिमम। सो स्टूडेंट, जो जीनस है और जो तुम्हारा स्पीसीज है, दे शुड नॉट बी लेस देन 3 लेटर्स और मोर देन 12 लेटर्स। याद देखिएगा, मैंने अभी बताया आपको कि कैरोलस लिनियस ने जब अपने बुक्स को पब्लिश किया, उसके पहले के जितने भी नाम दिए गए थे उन सारे नामों को उस दिन से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब उन्हें हटा दिया गया। तो नो नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड प्रायर टू दोज यूज्ड बाय द लिनियस। मतलब उस दिन से जिस नाम के बारे में लिनियस ने अपने किताब में लिखा था, बस और बस उसी नाम को माना जाएगा। बट सर जिसके बारे में नहीं, तो ऑब्वियस है उसके बाद भी बहुत सारे नाम आए होंगे या नाम आए हैं, तो भाई बहुत सारे दूसरे ऑथर्स भी हैं, लेकिन उसके पहले के जितने भी नाम थे उन सारे नामों को क्या किया गया? डिस्कार्ड किया गया।
एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर मान लीजिए लीनियस के नाम देने के बाद, लीनियस के नाम देने के बाद अगर कोई नया नाम आया तो पे अटेंशन स्टूडेंट, इन केस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज बीन गिवन मोर देन वन नेम। हो सकता है कि भाई मैंने कुछ और नाम दे दिया, आपने कुछ और नाम दे दिया, तो इन दोनों नाम में से किस नाम को माना जाएगा, तो उसके लिए एक लॉ होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ द प्रायोरिटी। तो लॉ ऑफ द प्रायोरिटी को फॉलो किया जाएगा और स्टूडेंट उसको नाम दिया जाएगा। जनरली लॉ ऑफ प्रायोरिटी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनिज्म का दो नाम आया, एक नाम आपने दिया, एक नाम मैंने दिया, जो नाम पहले दिया होगा उस नाम को वैलिड किया जाएगा और दूसरे नाम को डिस्कार्ड किया जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी द रूल, दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ प्रायोरिटी। होप एवरीबडी गॉट दिस, ईच एंड एवरी पॉइंट इज 100% क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल। अभी अभी मैंने बताया था कि ट्राइनोमियल अलग है, ऐसा मत सोचिएगा कि साइंटिफिक का नाम आपने लगा दिया लास्ट में तो ट्राइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल नेम वाज प्रोपोज्ड बाय हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। ओके सर, ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ट्राइनोमियल में आखिर जो तीसरा वर्ड लगाते हैं वो क्या होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट पार्ट विल बी द जीनस नेम, जो पहला पार्ट होता है वो जीनस का नाम होता है। द सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू बी द स्पीसीज नेम, जो सेकेंड पार्ट है वो किसका नाम है, तो वो स्टूडेंट स्पीसीज का नाम है। और सर ये जो थर्ड पार्ट है जो कि नया आया है, दैट इज द सब स्पीसीज और द वेराइटी। स्पीसीज के अंदर में बहुत सारे सब स्पीसीज होते हैं एंड द थर्ड पार्ट विल बी व्हाट, द सब स्पीसीज नेम। ओके, तो ये क्वेश्चन ही एग्जाम में जनरली आता है कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो तीसरा पार्ट है वो क्या होता है। तो द थर्ड पार्ट इज गोइंग टू बी व्हाट, द सब स्पीसीज। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहां पे देखिए एक क्रो को दिखाया गया है, तो क्रो है, दिस इज द इंडियन क्रो, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। याद देखिए, कॉर्वस विल बी द जीनस, देन स्प्लेंडेंस विल बी द स्पीसीज एंड देन अगेन द स्प्लेंडेंस विल बी द सब स्पीसीज। इसी प्रकार से स्टूडेंट कैबेज, कैबेज का नाम होता है ब्रासिका, ब्रासिका इज अगेन व्हाट, दिस इज द जीनस। ओलार्सिया, that is going to be the species and capitata will be the subspecies। तो इस तरह से यहां पर कितने हो गए, तो 3 हो गए। तो याद रखिएगा जो तीसरा होता है that is what, the third one is always and always what, the third one is what, this is a subspecies। देखिए एग्जांपल्स याद होने उतना जरूरी नहीं है कि सर नाम याद करना है क्या, बट एक दो कॉमन है वो आप याद कर लीजिए, मैंने बोर्ड पे लिख दिया, आपको बस पता होना चाहिए कि होता क्या है। दे नेवर आस्क यू द साइंटिफिक नेम्स। ओके सर, कुछ ही पूछते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं या जो बहुत कॉमन है, और उन सारे के बारे में मैं अपने क्लास में आपको बताता हूं। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूं बस आपको वही नाम याद रखना है, इसके अलावा और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट यू शुड नो कि बाइनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लेट अस सी नाउ हियर व्हाट इज दिस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। मान लीजिए कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ओके सर, दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको मान लीजिए साइंटिस्ट ए ने, इसको मान लीजिए साइंटिस्ट ए ने कोई नाम दे दिया, साइंटिस्ट ए ने इसको एक नाम दे दिया, और अगेन स्टूडेंट साइंटिस्ट बी ने भी इसको एक अलग नाम दे दिया। ठीक है सर, इसको एक अलग नाम दे दिया। तो दो नेम्स नाउ हैव बीन गिवन। तो सर किस नाम को साइंटिफिक नेम माना जाएगा, किस नाम को बायोलॉजिकल नेम माना जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट हियर। तो याद रखिए, जिसने नाम पहले दिया होगा उसको बोलते ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है सर, तो स्टूडेंट्स याद रखिए, द नोमेनक्लेचर इज डन बाय द प्रिंसिपल ऑफ द प्रायोरिटी if two names are proposed for any plant after 1753।
आफ्टर 1753, क्योंकि उसके पहले के तो जितने भी नाम थे उनको तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, उनको तो हमने डिस्कार्ड कर दिया था, उसको तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा, वी आर नॉट गोइंग टू काउंट देम। तो स्टूडेंट आफ्टर 73 द वैलिड नेम कौन होगा, विल बी द अर्लियर प्रोपोज्ड नेम। तो 53 के बाद मान लीजिए किसी ने नाम दिया इन 54 और दूसरे साइंटिस्ट ने नाम दिया इन 55, तो किसे मानोगे? तो जिसने 54 में दिया था उस नाम को वैलिड माना जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। होप एवरीबॉडी गॉट दिस, द मीनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा अबाउट द टोटोनिम्स। सर ये टोटोनिम्स क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटोनिम्स क्या होते हैं? अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कुछ नाम मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, रैटस, ठीक है, ये हम लोगों ने रैट के लिए नाम दिया हुआ है। नाजा स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने कोबरा स्नेक के लिए नाम दिया हुआ है। बफो हम लोगों ने स्टूडेंट टोड के लिए नाम दिया हुआ है। अब देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। अब देखो, अगर मान लीजिए जो जीनस है और जो स्पीसीज है दोनों का जो स्पेलिंग है वो सेम है, अगर ऐसा होता है तो दिस इज कॉल्ड एज द टोटोनेम। तो स्टूडेंट व्हाट इज अ टोटोनेम? तो टोटोनेम इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीसीज इन विच बोथ पार्ट्स ऑफ द नेम आर द सेम। बोथ पार्ट्स ऑफ द नेम आर द सेम का क्या मतलब है? मतलब आपका जो नाम जीनस का है वही नाम किसका है, वही नाम स्पीसीज का भी है। अगर ऐसा होता है तो दिस इज कॉल्ड एज अ टोटोनेम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अगेन रिमेंबर, बफो, नाजा, रैटस, ये कुछ एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। इन द सिमिलर फैशन व्हाट इज अ ऑटोनेम? ऑटोनेम क्या होता है? तो देखिए, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में स्टूडेंट 3 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा तुम्हारा जीनस, दूसरा पार्ट होगा स्टूडेंट तुम्हारा स्पीसीज, और तीसरा पार्ट होगा स्टूडेंट्स तुम्हारा सब स्पीसीज। तो यू हैव गॉट 3 डिफरेंट सेगमेंट्स हियर, ठीक है सर। अब देखो, दिस इज द गोरिल्ला दैट इज नेम्ड एज गोरिल्ला एंड गोरिल्ला। अब अगर आपका जो स्पीसीज का नाम और गोरिल्ला का नाम, सॉरी सब स्पीसीज का नाम, दोनों नाम अगर सेम हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं द ऑटोनेम। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोनेम। ओके, बट एट द सेम टाइम सेम नाम में आप देख रहे हैं कि आपका जो जीनस का नाम है और जो स्पीसीज का नाम है ये दोनों भी सेम हैं, और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड एज द टोटोनेम। दिस इज कॉल्ड एज द टोटोनेम। तो व्हाट इज टोटोनेम? टोटोनेम में जीनस एंड स्पीसीज आर सेम, and when student species and subspecies, the subspecies name that repeats the species name, that is going to be called as what? The autonym. तो ऐसा हो सकता है कि ऑटोनेम हो टोटोनेम ना हो, ठीक है सर, ऐसा हो सकता है। टोटोनेम हो ऑटोनेम ना हो, ऐसा भी हो सकता है। सेम नाम में दोनों के दोनों वैलिड हो, जैसा कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, गोरिल्ला। तो दिस इज अ टोटोनेम आल्सो। व्हाई टोटोनेम? बिकॉज genus is similar to the species. Why this is autonym? Because the species and the subspecies both are going to be same here. Hope students you all are getting each and every point. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने नोमेनक्लेचर सिस्टम को पूरी तरह से पढ़ लिया।